स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आप सभी की जो क्लासेस हैं यूपीपीएससी आयुर्वेद नर्स की रेगुलर चल रही हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन की जो सीरीज़ हैं मेरे द्वारा दी जा रही हैं। और हम बार बार आप सभी का रिक्वेस्ट इसलिए आप सभी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप सभी का नुकसान ना हो। और बार बार ये बताई जा रही है, आपको बातें ये बताई जा रही हैं कि जो आयुर्भास्कर ऐप है वहाँ पे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आप जहाँ भी तैयारी करते हो, कहीं भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार हमारे ऐप के थ्रू आप जुड़िए और तैयारी करके देखिए कि आपकी जो तैयारी है वो अन्य से बेहतरीन है कि नहीं है। अभी हम इसलिए आप सभी को बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं। कुछ लड़कियों के कमेंट आए हुए थे कि सर हमने किसी तरीके से यूट्यूब से देख करके गोरखपुर में कोई मैडम है उनकी क्लास ले लिए और मैडम को अब अपना वो पढ़ रही हैं कि क्या पढ़ा रही हैं मैडम जाने और आप लोग जाने कि वो इस तरीके से पढ़ाएं कि उस बच्ची को कुछ नहीं समझ में आया, किताब से ही सारी चीज़ें वो पढ़ा रही हैं जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने पहले ही कहा था कि आपको सब्र रखना है कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित हैं और आपको बता दें कि अभी हमारे अंडर में लगभग 1000 से ऊपर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, आप जैसे यूट्यूब पे अगर देखें तो आपको खुद पता होगा कि कितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी का नुकसान ना हो। एक बार और हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर में जाना है और आयुर्भास्कर लिख देना है। आयुर्भास्कर जैसे ही प्ले स्टोर में लिखेंगे तो आपको आयुर्भास्कर ऐप मिलेगा, आप उसको फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर हम कह रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप से लॉगिन नहीं करना है, अपना नंबर उसमें प्रेस कीजिए। जैसे ही आप नंबर डालेंगे तो OTP वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। जो ही OTP वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे 2 कोर्स जो हैं लाइव हैं, लाइव कोर्सेज जो हैं उसमें एक अदर यूपीपीएससी जो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की अदर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। अदर सब्जेक्ट की जो क्लास चल रही है उसकी फ़ीस जो है मात्र 499 रुपये ही है। इतनी कम फीस में आपको कहीं क्लास नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के जो आयुर्वेद के जो सब्जेक्ट हैं, आयुर्वेद वाला, उसकी फ़ीस मात्र 1500 रुपये रखी गई है, मात्र 1500 रुपये। अगर आप कॉम्बो लेते हो, दोनों अगर सब्जेक्ट दोनों जो कोर्स है एक साथ लेते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि एक ही जगह आपके सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, जीके जो आपका विज्ञान है वो गणित और अतिरिक्त जितने भी आयुर्वेद के विषय हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो भी टीचर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से उनकी ट्रेनिंग है और अच्छा उनका एजुकेशन फील्ड है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है। तो जब आप यहाँ पे क्लास करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि आपको जो हमारे जीके और जीएस के जो सर हैं, जो देवपुरिया सर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको भी हम आप सबके बीच में लेके आएंगे, उनसे आपका इंट्रो करवाएंगे और उनको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं जीके और जीएस की पढ़ाई किस तरह से होती है, ठीक है। तो हम फिर से आप सभी से बस रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट बस इसलिए, हमको इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर को हम 1500 रुपया देंगे और उसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना पैसा अगर आप 70,000, 60,000, 50,000 दे करके नर्सिंग का कोर्स किए हो तो नौकरी के लिए अगर आपको इतना खर्च करने में सोचना पड़ रहा है तो फिर आपके भविष्य का निर्णय आप किस तरीके से ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि आपको हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था मिलेगी और कोई यहाँ पे झूठ बोलने की कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं सही तरीके से, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो आप सभी को अच्छा रिजल्ट भी दे रहे होंगे क्योंकि हमने जो टेस्ट कराया था उसी के थ्रू हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं। आज इस क्लास में हम स्वास्थ्यवृत्त के 20 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं और वो 20 MCQ क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो सब्जेक्ट में स्वास्थ्यवृत्त के जो भी टॉपिक दिए हैं उसमें पूरी तरह से कंबाइंड है और एक ही जो 20 प्रश्न की जो सीरीज आपको दे रहे हैं उसमें हर टॉपिक जो है टच हुआ है, चाहे दिनचर्या हो गया, जनपदोध्वांस हो गया, मलमूत्र कूड़ा आदि का निराकरण हो गया या उससे संबंधित ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, जो भी चीज़ें हो गई सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। तो चलिए फिर हम
देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं और किस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आपको 20 प्रश्न बताएंगे और 20 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से किन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आपको स्वास्थ्य वृत्त के बारे में बताया जाए तो स्वास्थ्य वृत्त से प्रश्न जो बनेंगे वह 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आधुनिकता के आधार पे भी हो सकता है। आधुनिकता मतलब मॉडर्न जो ट्रीटमेंट सिस्टम है जिसमें आपका इलाज वगैरह चल रहा है। जैसे अगर हम बोलें तो आयुर्वेद में हॉस्पिटल को हम आतुरालय बोल रहे हैं और वहीं आधुनिक में हम अस्पताल या चिकित्सालय बोलते हैं, अस्पताल या चिकित्सालय बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो आधुनिकता से भी होंगे और प्राचीनता के भी आधार पे होंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन है इसमें आएंगे। हम पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अगर पहले प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में स्थित हो वह है। जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में स्थित है वह है। तो मतलब कि जिनके शरीर में विकार नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम रोगी कहेंगे? जी नहीं, क्योंकि कह रहा है कि विकार रहित अवस्था। विकार मतलब जिसके शरीर में विकार नहीं है, रोग नहीं है। तो विकार रहित अवस्था में स्थित हो तो वह है क्या? अस्वस्थ है? नहीं, स्वस्थ है या उपरोक्त सभी। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर विकार रहित अवस्था में कोई व्यक्ति विशेष है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वस्थ बोलेंगे। तो उपरोक्त सही की भी बात नहीं होगी। ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो इस प्रश्न में कह रहा है कि स्वास्थ्य वृत्त शब्द में वृत्त का अर्थ क्या है? अगर देखें तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछ सकता है या डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि स्वास्थ्य वृत्त क्या है। तो स्वास्थ्य वृत्त अगर पूछेंगे तो पूरे स्वास्थ्य को, अगर पूरे बस इस शब्द को बस पूछ दे कि स्वास्थ्य वृत्त क्या है, स्वास्थ्य वृत्त क्या है। तो जब स्वास्थ्य वृत्त के बारे में पूछे तो आप यह बता सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए जो भी आहार विहार या आचरण, जो भी आहार विहार और आचरण किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वह क्या है? स्वस्थ वृत्त है। अगर आधुनिकता के आधार पर देखेंगे तो स्वस्थ वृत्त को हम हेल्थ एंड हाइजीन कहते हैं। स्वस्थ वृत्त को क्या कहते हैं? हेल्थ एंड हाइजीन। तो यह बताता है, आधुनिकता बताती है कि हमारा स्वास्थ्य जो है स्वच्छता पे आधारित है। लेकिन आयुर्वेद क्या बताता है कि हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमें दिनचर्या या आयुर्वेद के अनुसार आहार विहार का पालन करना पड़ेगा जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं स्वस्थ रहने के लिए वो सब स्वास्थ्य वृत्त कहलाएंगे। लेकिन अगर पूछे बस वृत्त का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य वृत्त शब्द में वृत्त का अर्थ क्या है, तो वृत्त का अर्थ क्या? व्यवहार होता है या आचरण होता है। यहाँ पे आचरण लिखा हुआ है लेकिन आप आचरण समझिएगा। आचरण होता है, कार्य होता है कि सद्वृत्त होता है। तो यदि अगर वृत्त का अर्थ अगर बोला जाए तो वृत्त का अर्थ जो होता है वह व्यवहार के अंतर्गत आता है। मतलब कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे जो कार्य हैं, स्वास्थ्य के संबंधित कार्य जो है कर रहे हैं, वो सभी जो है स्वास्थ्य वृत्त में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। अगर देखें तो यह आपके हर सब्जेक्ट में पूछ सकता है। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो सभी सब्जेक्ट में पूछ सकता है क्योंकि आयुर्वेद जो है वह, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो आयुर्वेद का प्रयोजन अगर पूछें तो जब प्रयोजन की बात होती है तो प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। और जब उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे बस यही प्रयोजन का मतलब ये है कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। तो हम कई बार बता चुके हैं और हमेशा आप कहीं भी परिभाषा देखिए तो परिभाषा प्रयोजन से अलग होती है।
परिभाषा में क्या है, आयुर्वेद बोधयति इति आयुर्वेद, जिसमें बताया गया है कि आयुष की वृद्धि जिस कारण हो रही है, जिसके द्वारा कराई जाती है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन अगर प्रयोजन पूछें तो आयुर्वेद कभी भी ये नहीं चाहता है कि कोई बीमार हो। तो आयुर्वेद क्या चाहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और जो रोगी हैं उनको निरोग बनाने के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आयुर्वेद का प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षण है, स्वास्थ्य की स्थापना है, कि रोगी की स्वस्थता है, या उपरोक्त सभी। तो आप अगर देखें तो इसमें आपके हिसाब से जवाब क्या होगा, आपसे कमेंट में हम चाहेंगे कि आप जवाब लिख करके भेजिए कि कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा ऑप्शन कौन सा सही है, आप ये बताइए। क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया, तीसरे प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में क्या है, स्वास्थ्य रक्षण हेतु समान उपायों के अंतर्गत क्या नहीं है। मतलब अगर स्वास्थ्य की रक्षण का मतलब रक्षा, अगर स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो उनके जो उपाय बताए गए हैं उसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। क्या है अगर रहता तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कह रहा है कि क्या नहीं है। दिनचर्या पालन, तो दिनचर्या पालन है ही, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रात्रिचर्या पालन तो है ही, ऋतुचर्या पालन है ही। सदाचार, सदाचार लिखा हुआ है लेकिन इसको हम सदाचार कर देते हैं, सदाचार है। तो स्वास्थ्य रक्षण हेतु समान उपायों के अंतर्गत क्या नहीं है, तो सदाचार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, आप जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सब लिख करके रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है पांचवा प्रश्न है, दिनचर्या से कह रहा है कि दिनचर्या है, तो आप पहले ही अगर पढ़ रहे होंगे तो बताया गया होगा दिने दिनचर्या दिनचर्या। क्या बताया गया हो श्लोक, दिने दिने चर्या दिनचर्या, मतलब दिन दिन का आचरण, मतलब कि दिन में जो आचरण किया जा रहा है, दिन भर का जो आचरण है वो दिनचर्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिन का किया गया काम क्या दिनचर्या है। फिर कह रहा है दिन भर का श्रम, दिन भर का आहार, दिन भर का आहार विहार जो स्वास्थ्य हितकर हो। तो सटीकता के आधार पे जवाब देना है। तो आप देखें तो चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, दिन भर का आहार विहार। आहार मतलब भोज्य पदार्थ, विहार मतलब जो स्वास्थ्य हित में जो कार्य किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, विहार। स्वास्थ्य हित में किया गया कार्य, स्वास्थ्य हित में किया गया कार्य। अब स्वास्थ्य की स्थापना हेतु भी हो सकता है, कोई रोगी है वह अगर स्वस्थ होने के लिए जो कार्य कर रहा है वो भी विहार के अंतर्गत आएगा। जैसे आपको बताया गया है, नस्य हो गया, व्यायाम हो गया, अभ्यंग हो गया, अभ्यंग हो गया, ठीक है, या प्रक्षालन हो गया, बस्ती हो गई। अब जितने लोग क्लास कर रहे होंगे, जहाँ भी कर रहे होंगे, आप बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, नहीं पता है। तो प्रश्न अगर इससे बन जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा। और जो कर रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें पता ही हैं। तो अगर बोले कि दिनचर्या क्या है, तो दिन का किया गया काम नहीं है, दिन भर का श्रम नहीं है, दिन भर का आहार नहीं है, दिन भर का आहार विहार जो स्वास्थ्य हितकर हो, यह जो ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, छठवां प्रश्न क्या है, दिनचर्या का विधान अंतर्गत है। मतलब दिनचर्या का जो विधान है वो किसके अंतर्गत है, या दिनचर्या के विधान में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दिनचर्या बस सुबह उठने तक का समय है, सुबह जागने से रात्रि पर्यंत तक का जो काम है वो है, या रात्रि में सोने तक का काम है, या उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि दिनचर्या का विधान आपको बता दिया गया है। दिनचर्या सुबह उठने तक का ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि सुबह जगने से रात्रि पर्यंत तक का, तो यह ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जब दिनचर्या के बारे में अगर कहा जा रहा है तो दिन भर का आचरण कहा जा रहा है, लेकिन रात्रि पर्यंत जब तक हम जगे हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य जो हैं दिनचर्या के अंतर्गत आएंगे। रात्रि में सोने का भी कार्य नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर इस तरह का है तो आपको इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो नहीं समझ में आएगा आपको कमेंट करना है। जैसे ही आपका कमेंट मिलता है हम कमेंट के हिसाब से आपको जवाब भी देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का कमेंट पढ़ते हैं किसी का नहीं पढ़ते हैं, सभी का कमेंट पढ़ा जाता है, सभी के जवाब मिलते हैं। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जगना चाहिए।
तो आपको पहले ही दिनचर्या के अंतर्गत उषा जागरण बताया गया है। उषा जागरण मतलब क्या, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए बताया गया। और ब्रह्म मुहूर्त का समय कब बताया गया है आपको, सूर्योदय से एक पहर, सूर्योदय से एक पहर। अगर एक पहर बोले तब एक हिसाब से सही हो जाएगा। कई जगह आपको उल्लेख मिलेगा एक मुहूर्त, कितना, एक मुहूर्त। अब एक मुहूर्त बराबर क्या होता है, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट कब, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर हम उठते हैं तो वह ब्रह्म मुहूर्त का काल है। कई जगह यह भी उल्लेखित है, एक मुहूर्त नहीं कह पा रहे हैं तो आप आधा मुहूर्त भी कर दीजिए। आधा मुहूर्त मतलब 48 मिनट, सूर्योदय से 48 मिनट पहले का भी समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। तो यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वह जो है उषा जागरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे प्रश्न है, व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जगना चाहिए। अब किस लिए जगना चाहिए ये जान लीजिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, रोगों से बचने के लिए, स्वास्थ्य एवं आयुष्य, आप देखें तो आयुष भी कह सकते हैं, आयुष से भी कह सकते हैं, आयुष की रक्षा के लिए। अब फिर कह रहा है कि कोई नहीं। तो अगर हम देखेंगे सटीकता के आधार पर कि जो जैसे ऐसे ऑप्शन आए तो आपको लगेगा कि सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बस आप सुबह उठ जाएं फिर दिन भर कुछ भी करें तो आपकी स्वास्थ्य हानि होती है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। रोगों से बचने के लिए, सुबह उठेंगे तो रोग से नहीं बचेंगे, ऐसा कोई ठीक नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य एवं आयुष्य की रक्षा के लिए अगर बोलें तो यह सही हो जाएगा। तो व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जगना चाहिए, हम अपने मन में यह लेकर के उठते हैं कि स्वास्थ्य और आयुष्य की रक्षा हमें होनी है या हमें करनी है, तो वह ब्रह्म मुहूर्त में जगने की वजह से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कह रहा है ब्रह्म का अर्थ है, जो पढ़े हैं उनको पता है और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अब ब्रह्म अगर बोला जाए तो ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। अब यह ब्रह्म जो है ब्रह्मचर्य के साथ जुड़ जाए या ब्रह्म मुहूर्त के साथ जुड़ जाए या किसी के साथ जुड़ जाए, तो इस ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। कह रहा है ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण का ज्ञान, फिर कह रहा है केवल ज्ञान, फिर कह रहा है ज्ञान और विज्ञान, फिर कह रहा है उपरोक्त सभी। तो अगर ब्राह्मण का ज्ञान बोलेंगे तो नहीं होगा, केवल ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। ब्रह्म का अर्थ जो है ज्ञान होता है, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वह बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं और ये ज्ञान को ही दर्शाती हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज़ रख लीजिएगा कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न देखा जाए। 9वां कह रहा है कि उषा काल में जलपान के लिए आचार्यों ने क्यों कहा है। तो जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा है उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए उषा काल में जलपान, जो नहीं पढ़े उनके लिए उषा काल में जलपान, तो जलपान का मतलब जल पीने से है। तो आचार्यों ने कहा है कि उषा काल में 8 प्रसृति, कितना, 8 प्रसृति जल पीना चाहिए। 8 प्रसृति बराबर 720 ml, मतलब 720 मिलीलीटर। अब आप कहोगे कि नहीं सर मेरे किताब में 750 ml दिया है तो गलत दिया है, आप इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें हैं शास्त्रों में अंकित हैं उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। रिफरेंस बुक अगर आप पढ़ रहे हो, किसी का अनुवादित बुक पढ़ रहे हो, किसी के द्वारा आचार्यों की संहिताओं को देख करके लिखी बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं सही नहीं हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि उषा काल में जो जल पीने का विधान है वह है 720 ml। अब कह रहा है उषा काल में जलपान के लिए आचार्यों ने क्यों कहा है, क्यों उषा काल में उठते ही हमें पानी पीना चाहिए। अगर पता होगा तो जवाब दे सकते हैं, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। रोग और वृद्धता से मुक्त होने के लिए, अब यहाँ पे वृद्धा लिखा हुआ है तो आप वृद्धता समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। रोग और वृद्धता से मुक्त होने के लिए, फिर कह रहा है मूत्रघात, यहाँ पे मूत्रघात लिखेंगे, मूत्रघात से बचने के लिए, क्षयजन्य रोगों से दूर रहने के लिए या उपरोक्त सभी।
तो अगर हम देखें सुबह उठ करके उषा काल में जब हम उठ जाते हैं और उषा जलपान करते हैं तो हम सभी चीज़ों से संपन्न हो जाते हैं। मतलब हम रोग और वृद्धता से भी मुक्त रहेंगे, मूत्रघात भी नहीं होगा, क्षयजन्य रोग भी नहीं होगा। इसलिए यह जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी यह सही होगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को लिखेंगे इनके जवाब के साथ, और वीडियो में लास्ट तक क्वेश्चन को समझते रहेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। अगर नहीं समझेंगे तो भगवान आपका भला करे, कैसे आपकी पढ़ाई हो रही है वो आप जानिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ऋतुचर्या कहलाती है। अब ऋतुचर्या अभी आपको बताया दिनचर्या, दिने दिनचर्या, तो ऋतुचर्या भी क्या है, ऋतु की जो चर्या है, ऋतु के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है वह ऋतुचर्या है। अब ऋतुचर्या में आप क्या पढ़े हो वो आप जानिए, हम क्या पढ़ा है वो बता रहे हैं। ऋतुचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले जो ऋतु है, ऋतु में काल विभाजन किया गया है, और काल जो है दो हैं जिनको हम आदान और विसर्ग काल के नाम से बताए हैं। आदान काल में सूर्य की जो गति है उत्तर दिशा की ओर होने के कारण उत्तरायण होता है, और दक्षिण दिशा की ओर होने के कारण दक्षिणायन होता है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें, एक ही साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सूर्य की गति जो है उत्तर दिशा में होती है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है या वातावरण गर्म होता है, जिससे स्नेहांश कम होते हैं। स्नेहांश जो शरीर में कोमल भाग हैं वह कम हो जाते हैं। जैसे अगर हम बोलें तो कफ सूख जाएगा, रक्त कम हो जाएगा, जल कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें विसर्ग काल में दक्षिण दिशा में गति होती है तो स्नेहांश क्या होता है, बढ़ता है। स्नेहांश बढ़ेगा, मतलब जो चीज़ें कम हुई हैं वह बढ़ेंगी। ठीक है, तो अगर एक शब्द में बोले तो इसमें बल क्षीण होता है। क्या होता है, बल क्षीण होता है। और इसमें क्या होता है, बल की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऋतुचर्या में ऋतु के अंतर्गत कालों का विभाग दो तरीके से, और इसमें ऋतुएं बताई गई हैं 6, और हर ऋतु जो है 2 महीने की आचार्यों ने बताई है। तो अब इसमें आप जान लीजिए ऋतुचर्या कहलाती है ऋतुगत चर्या, ऋतु के अनुसार चर्या, ऋतु में की जाने वाली चर्या, या सभी। तो अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी, क्योंकि ऋतुगत चर्या भी ऋतुचर्या है, ऋतु के अनुसार भी चर्या है, और ऋतु में की जाने वाली चर्या भी ऋतुचर्या है, इसलिए सभी जवाब सही हैं। तो सभी पे हम टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 प्रश्न हो गए। 11वां देखा जाए। 11वां है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य इस संसार तुल्य है, जिसका अर्थ है, किस अनुसार कह रहा है, तो कह रहा है कि आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, उसके अनुसार यह लिखा गया है कि मनुष्य इस संसार तुल्य है। इस संसार, मनुष्य इस संसार तुल्य है। अब इस मनुष्य संसार तुल्य, इसका अर्थ क्या हुआ? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो भाव जगत में है वही शरीर में है, यह कह रहा है। फिर कह रहा है जो भाव शरीर में है वही जगत में है, गलत है। फिर कह रहा है जो शरीर का भाव है वह सब में व्याप्त है, ये भी गलत है। कोई नहीं, ये भी गलत है। मतलब मनुष्य इस संसार तुल्य है का मतलब ये हुआ कि जो भाव जगत में है वही शरीर में भी है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, अभी आपको बता दिया तो आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, अभी समझाया हमने। उत्तर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये गलत है, यहाँ पे होगा सूर्य की। ठीक है, सूर्य की उत्तर दिशा में गति कहलाती है क्या? उत्तरांचल, उत्तरीय गति, उत्तरायण, या सभी? तो अभी हमने आपको बताया, तो इसलिए जवाब आपसे चाहेंगे। 12वें प्रश्न का जवाब आप दीजिए। ऑप्शन आप बताएंगे या उत्तर लिख करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 12वें का उत्तर क्या है। सभी से कमेंट हम चाहेंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है, थोड़े से मिस्टेक्स हैं, आप उसको हम सही करके भी बता रहे हैं। जिसमें चंद्रमा पृथ्वी में सौम्यांश को पैदा करता है वह काल है। जिसमें मतलब ये कह सकते हैं कि जिस काल में चंद्रमा और पृथ्वी सौम्यांश को पैदा करती हैं
वह काल है जिसमें, जिस अलग रहेगा और में अलग रहेगा, जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी सौम्यांश को पैदा करती हैं, वह काल है। तो किसमें सौम्यांश पैदा हो रहा है ना, उत्तरायण नहीं है। हमने अभी आपको बताया कौन सा काल है जिसमें सौम्यांश बढ़ता है, दक्षिणायन में। ठीक है, सूर्य की दक्षिण दिशा की गति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। कह रहा निद्रा की उत्पत्ति होती है, निद्रा की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। निद्रा की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो आप सामान्य सा जवाब है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उलझाने के लिए दिया, इंद्रियों के क्लांत होने से, आत्मा के क्लांत होने से, पहला और दूसरा दोनों या कोई नहीं। तो अगर बताएं नींद अगर आती है तो एक प्रश्न होता है कि निद्रा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो वही चीज़ है। तो निद्रा की उत्पत्ति कब होती है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, तो शरीर में ही इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के क्लांत, क्लांत का मतलब है थक जाने से, इनके क्लांत होने से। तो देखें तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब कि तीसरा ऑप्शन आपके सही जवाब का होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो मतलब तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी, आत्मा भी क्लांत होती है, इंद्रिय भी क्लांत होती है, तब निद्रा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विकृत वायु है। विकृत वायु का मतलब जब आप जनपदों ध्वांस पढ़ोगे तो उसमें जनपदों ध्वांस अगर पढ़ेंगे, जनपदों ध्वांस, तो इसमें बताया गया है कि किसी स्थान विशेष की वायु, जल, भूमि, ये सारी चीज़ें अगर दूषित होती हैं या देश दूषित होता है तो वह विकृति के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे हैं कि विकृत वायु, वायु अगर खराब है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्यपूर्ण वायु है, नहीं, स्वास्थ्य अपूर्ण वायु। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वास्थ्यपूर्ण तो नहीं होगा, स्वास्थ्य अपूर्ण वायु, अस्वास्थ्यकर, तो कह रहा है कि पहला और दूसरा। तो अगर देखें तो स्वास्थ्यपूर्ण और ये भी नहीं होगा, स्वास्थ्य अपूर्ण, स्वास्थ्य अपूर्ण भी सही नहीं है, लेकिन अस्वास्थ्यकर कहेंगे तो सही होगा। विकृत वायु है अस्वास्थ्यकर, विकृत वायु क्या होती है, अस्वास्थ्यकर होती है, ऐसा जो शब्द है नहीं लेंगे। और इसमें अगर ऐसा रहता भी है ऑप्शन में तो आप उसको गलत करेंगे, अस्वास्थ्यकर ही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न हो गए हैं, 16वां क्या है देखिए, अभी जनपदोध्वांस बता रहे थे, आ गया। तो जनपदोध्वांस मतलब क्या, अगर जनपदोध्वांस अगर बोला जाए, जनपदोध्वांस, तो जनपदोध्वांस जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, क्या, जनपद विध्वंस। जनपद और विध्वंस मतलब, जनपद का मतलब किसी देश से है, किसी स्थान विशेष से है। अगर किसी स्थान विशेष में कोई विकृति, विध्वंस मतलब कोई विकृति अगर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं जनपदोध्वांस। तो कह रहे कि जनपदोध्वांस को कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं, जनमार कह सकते हैं, मरक कह सकते हैं, महामारी कह सकते हैं। तो जी हाँ, तीनों कह सकते हैं, इसलिए ये उपरोक्त सभी सही होगा, उपरोक्त सभी जो ऑप्शन चौथा है वो सही होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, धारणीय वेग होता है ऐसे वेग जो शरीर में धारण करें जिससे हमारा और अन्य का अगर भला हो जाए तो उसे हम धारणीय वेग कहते हैं। जैसे अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा क्या है, अगर हम भी धारण करेंगे तो नुकसान वाला है, लेकिन अगर धारण कर लें, धारण करने का मतलब ये नहीं कि गुस्सा आए तब रोकें, ऐसा नहीं है। धारण करने का मतलब ये है कि इन्हें हमें उठने ही नहीं देना है, लोभ उठने ही नहीं देना है, असत्यता उठने ही नहीं देना, इन्हें रोक करके रखना है। ऐसा नहीं कि इसे हम पहले से ही जो ही आएगा तो रोक देंगे, ऐसा नहीं। धारणीय वेग का मतलब इन्हें किसी के सामने व्यक्त नहीं होने देना है, ऐसे वेग को हम धारणीय वेग कहते हैं। तो शरीर में धारण करने वाला, शरीर में रोक कर रखने वाला, स्वयं तथा दूसरों के हित हेतु रोका गया वेग। तो अगर देखेंगे तो सभी जो ऑप्शन हैं सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा आपका। ठीक है, अगला 18वां प्रश्न कह रहा है चिकित्सालयों में सुखद वातावरण बना सकते हैं। चिकित्सालय मतलब अस्पतालों में अगर हमें सुखद वातावरण बनाना है
तो वह कैसे बनेगा। तो सुखद वातावरण बनाने के लिए, सुखद मतलब जिससे नींद भी अच्छी आए रोगी को, वह जल्दी स्वस्थ भी हो जाए, सकारात्मक माहौल बने, तो कह रहा है कि नर्सों को स्वच्छता का ज्ञान देकर, फिर कह रहा है रोगी तथा उनके परिजनों से स्वच्छता के निवेदन से, फिर कह रहा है चिकित्सालय प्रबंधन के स्वच्छता के कार्यों से। अगर देखें उपरोक्त सभी अगर है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए आप उपरोक्त सभी सही कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है चिकित्सालयों में सुखद वातावरण बना सकते हैं, तो सुखद वातावरण सभी के कार्यों के बाद ही बन पाएगा, किसी एक से नहीं बनेगा। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, एक मिनट। अब 19वां प्रश्न अगर देखा जाए तो है सुखद वातावरण से समझते हैं, समझ है लिखा हुआ है लेकिन आप समझिएगा कि समझते हैं, सुखद वातावरण से समझते हैं। सुखद वातावरण क्या है, सुखप्रद नींद लेना, सुखप्रद नींद लाने वाला वातावरण, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लाने वाला वातावरण, सुखप्रद नींद लाने वाला वातावरण या आराम प्रदान करने वाला वातावरण, विश्राम हेतु सबल देने वाला वातावरण। तो अगर देखें तो सुखप्रद वातावरण जो है सभी के अंतर्गत है, जिससे सुखप्रद नींद भी आए, जिसमें आराम भी हो, जिसमें विश्राम के लिए थोड़ी सी बल भी मिले, ऐसा वातावरण। तो आपका ये चारों जो ऑप्शन है सही है, तो इसलिए सभी पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और हम बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पे अभी लगभग 50 के लगभग क्लास चली है और जीके जीएस की क्लास 10 तारीख से शुरू होने वाली है। तो आप सभी को जल्दी से जल्दी अगर कोर्स परचेज करना है तो ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जो क्लास है वो परचेज कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में फिर पछताओगे और यही होगा कि आपका डायरेक्शन जो है गलत हो जाएगा, जैसे गोरखपुर की मैडम आप सभी को घुमा रही हैं। ठीक है, हमको किसी चीज़ से भय नहीं है। अब ये नहीं कि हम कोई गलत कर रहा है बच्चों के साथ तो हम बोलेंगे नहीं मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं। अब जब लड़कियां हमारे सामने आकर के रो रहे हैं और बच्चे हमारे सामने आकर के कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, यार कहने का जरूरत नहीं था कि हम बच्चों को पढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 20वां प्रश्न। कह रहा है कि मल मूत्र का निराकरण क्यों जरूरी है। तो निरोगता हेतु, यहाँ पे निरोगता लिखा है लेकिन आप निरोगता लिखिएगा, निरोगता हेतु, स्वस्थ हेतु, एक और दो दोनों कह रहा है और फिर कह रहा है सभी। तो मल मूत्र का निराकरण निरोगता के हेतु भी है और स्वास्थ्य के हेतु भी है। तो हम पहला और दोनों, मतलब कि पहला और दूसरा सही है तो तीसरे पे सही लगा देंगे। एक हिसाब से अगर देखें तो इसमें सही का भी सभी का भी ऑप्शन दिया है, तो सभी का दिया है तो आप इसमें तीसरा जो कह रहा है ये कह रहा है कि पहला और दूसरा, ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि मतलब पहला भी सही है दूसरा भी सही है, और फिर कह रहा है कि सभी, तो सभी पे भी अगर लगाएंगे तो यहाँ पे एक तरह से संदेह की स्थिति बन रही है। तो जो सटीक है, जो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं यही और यही सही है, तो आप इसलिए तीसरे पे ही सही लगाएंगे, चौथे को छोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न जो स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आपको मेरे द्वारा बताए गए हैं, हमने प्रयास किया था कि शुरू का टॉपिक स्टार्ट करें और ले जाकर के लास्ट के टॉपिक पे आपके क्वेश्चन खत्म हो। तो 20 प्रश्न ऐसे बने थे कि जो आपके पूरे सिलेबस से ला करके दिए गए हैं, जिससे आपका एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आप जाइए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारी क्लासेस को परचेज कीजिए। ठीक है, जो भी ऐसे स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, किसी भी आयुर्वेद से रिलेटेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस तैयारी को हमारे द्वारा कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। और जो भी पर्सनल इशू होते हैं आपके, वो हमसे बताइए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम अपने तरीके से देंगे। और ऐप से रिलेटेड अगर इशू होते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐप में बैनर पे चल रहा होगा, बताया गया है, और
अगर पर्सनली हमसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो ऐप में चैट सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से आप प्रश्न हमें भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही सारी चीज़ें होती हैं। जो ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलोगे वहाँ पे आपको ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जितने भी हमारे सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पे आपको सभी के लिंक मिलेंगे। आप वहाँ से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।